नमस्कार, लोकसभा टीवी में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। 29 जनवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। हर साल आने वाला बजट अलग अलग सेक्टर्स को उम्मीद की किरण देता है और जब सरकार के खजाने से बजटीय आवंटन होता है तो इन उम्मीदों को पर लगते हैं। साल 2021-22 के बजट को लेकर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से खासी उम्मीद है। इसी कड़ी में सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी बजट से कई उम्मीदें हैं। सरकार से इस साल उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि कोरोना महामारी ने पूरे देश को प्रभावित किया है। पूर्वोत्तर के राज्य भी इससे अछूते नहीं रहे, लिहाजा पूर्वोत्तर वासी चाहते हैं कि बजट में इस बार भी उन्हें प्राथमिकता में रखा जाए, जिससे अटके प्रोजेक्ट्स को गति मिले। उत्तर पूर्व के विकास के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी थी। ये अष्टलक्ष्मी विकास के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी डोनर मंत्रालय के साथ नॉर्थ ईस्ट को पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्त कराने में केंद्र सरकार ने बहुत हद तक सफलता पाई है। पूर्वोत्तर राज्यों में आकार लेने वाली परियोजनाएं यहां के विकास की कहानी कहती है। हालांकि कई परियोजनाएं अब भी ऐसी हैं जिन्हें सरकारी मदद की आवश्यकता है और यह जरूरत पूरी होगी बजट आवंटन से, ताकि आतंक के साए से निकलकर विकास का ग्रोथ इंजन बनने का पूर्वोत्तर का सफर बगैर थमे जारी रह सके। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से मिलकर बना है। देश का यह भाग 5 देशों बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और चीन से सीमा साझा करता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद संपन्न हैं। देश का यह हिस्सा सबसे घने वन क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में उपलब्ध खनिज तेल और गैस के भंडार के साथ साथ नदियों का मजबूत तंत्र ऊर्जा की दृष्टि से इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहाँ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही, एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये एक तरफ से म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है। नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। भारत की आन बान शान है। ऐसे में जब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो टूरिज्म को भी बहुत बल मिलता है। साक्षरता और समाज में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भी पूर्वोत्तर के राज्यों का प्रदर्शन देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रहा है। देश के विकास का नेतृत्व करने की क्षमता पूर्वोत्तर भारत में है। शेष भारत से पूर्वोत्तर राज्यों के संपर्क को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक अवसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य पूर्वी एशिया से भारत के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का प्रवेश द्वार रहे हैं और यह भविष्य में पूर्वी एशिया के साथ व्यापार, यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
भारत में कम विकसित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र होने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना और सेवाओं में निवेश के लिए सरकार प्राथमिकता दे रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की दुर्गम और दूर दराज की स्थिति को देखते हुए यहाँ के विकास को उत्प्रेरित करने, कस्बों और शहरों की क्षमताओं का दोहन करने के लिए शहरी अवसंरचना और सेवाओं में निवेश करना जरूरी है। लिहाजा सरकार ने बजट आवंटन में साल दर साल पूर्वोत्तर के लिए बढ़ोतरी की है। पूर्वोत्तर के राज्यों को आपस में जोड़ने और पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने के लिए रेल, सड़क और हवाई क्षेत्र के विकास की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क, रेल और वायु संपर्क मार्गों के मामले में उल्लेखनीय विकास करने वाले पूर्वोत्तर को न केवल पूरे क्षेत्र में बल्कि समस्त देश में वस्तुओं और व्यक्तियों की आवाजाही को सुगम बनाने में सफलता भी मिली है। पूर्वोत्तर के इस विकास के पीछे अहम भूमिका में है बजट के रूप में मिलने वाली केंद्र सरकार से मदद। चाहे नए रेलवे रूट्स हों या फिर एयरपोर्ट्स, वाटरवेज हों या इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज जितना काम नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है शायद उतना पहले कभी नहीं हुआ। केंद्रीय बजट 2020-21 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। Northeastern region has a very high priority in government's developmental agenda. Government is ensuring smooth access to financial assistance from multilateral and bilateral funding agencies to help introduce innovative and global best practices. Central government has effectively used an online portal to reduce gestation period of online. This has improved the flow of funds to the Northeast region. 2020-21 में पूर्वोत्तर के लिए 3049 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो कि पिछले बजट के मुकाबले 14.2% अधिक था। इसमें से अवसंरचना के विकास के लिए 2900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि 2014-15 में सिर्फ 1719 करोड़ रुपए था। 2020-21 में मंत्रालय के लिए किया गया बजट आवंटन 77.26% अधिक रहा। पूर्वोत्तर परिषद द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं के मामले में मौजूदा वर्ष का बजट आवंटन 1474 करोड़ रुपए है, जो कि 2019-20 के 1237 करोड़ रुपए के मुकाबले 19.23% अधिक है। 2019-20 में पूर्वोत्तर के लिए 2670 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। पूर्वोत्तर परिषद का बजट पिछले 5 साल में 700 करोड़ रुपए से बढ़कर दोगुना यानी 1474 करोड़ रुपए हो गया है। देखिए, पिछला बजट जो था उसमें 3049 करोड़ केंद्र सरकार ने डोनर मिनिस्ट्री को दिए थे टू डेवलप नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब मुझे लगता है कि बजट जो है और बढ़ेगा, क्योंकि जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रेलवे लाइंस, ब्रिजेस, ये सब पे काम चल रहा है और इसके लिए लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ कनेक्टिविटी हो। कनेक्टिविटी के लिए आपको ब्रिज की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत है। फिर एक बार सड़क बन गई तो फिर आपको जो हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सब चीज़ें। देखिए, वहाँ पहाड़ में सड़क जो है वो लाइफलाइन होती है, तो वहाँ करीब मेरे ख्याल से 30 से ज़्यादा रोड प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और उनमें से अभी रिसेंटली 3 कंप्लीट भी हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे सड़क पूरी तरह से पहुँची नहीं है, तो वो काम हो रहा है सरकार की तरफ से। मेरे ख्याल से राज्य सरकारें हैं, उनको जो गांव की सड़कें हैं बनाने का उनका काम तो उनका है। केंद्र सरकार से बजट में मिलने वाली इस राशि का उपयोग करते हुए कभी आतंक के साए में रहने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र अब विकास की गाथा लिख रहा है। यहाँ दशकों पुराने अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के साथ ही नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अटके प्रोजेक्ट्स पूरे होने से पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा, साथ ही प्राकृतिक सुंदरता को अपने आप में समेटे रखने वाले पूर्वोत्तर के टूरिज्म सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसरों में भी इजाफा होगा। ऐसे में 8 राज्यों में फैले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को इस बार के बजट से भी काफी उम्मीदें हैं।
70 साल का जो इतिहास है नॉर्थ ईस्ट का, उसमें 70 साल पहले जो नॉर्थ ईस्ट था और आज जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें तो बहुत ही बदलाव आया है, लेकिन उसको और नई तरीके से नॉर्थ ईस्ट को देखना पड़ेगा। और वहाँ पर जो विशेष करके जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी है, उसको बहुत ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो नज़र में आता है कि एयरपोर्ट बन गए, रेलवे स्टेशन बन गए, रेलवे के लाइन बिछ गए, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने की जो रास्ते हैं, उस रास्ते पर ध्यान देने की बहुत ही अभी ज़रूरत है। उसके लिए अगर इस नए बजट में कोई अलग से प्रोविज़न किया जाए कि डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी कैसे मजबूत हो और लोगों को जो जैसे गांव से आना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से फिर गांव जाना है, वो वाली रोड जो है उसकी कनेक्टिविटी अगर ठीक हो जाए तो जो गांव के लोग हैं ना, जिनके उत्पादन हैं, कृषि उत्पादन हैं, वो शहर में आ सकेंगे, शहर के सामान गांव में जा सकते हैं। ये कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है और इस बजट में मैं सोचता हूँ और मेरा मानना है कि इस वित्त मंत्री को उस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा को भी मजबूती मिले। कोविड महामारी से पूरा देश प्रभावित हुआ, जिसका प्रभाव पूर्वी राज्यों पर भी देखने को मिला और विकास की रफ्तार कुछ धीमी हुई। इसे देखते हुए भी साल 2021-22 के बजट से पूर्वोत्तर के लोगों को खासी उम्मीद है। हालांकि सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर वित्त मंत्रालय द्वारा 7,923.78 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 235.59 करोड़ रुपए जारी किए जाने के अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 25 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए NESIDS के तहत 152.18 करोड़ रुपए के बराबर की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जो बताता है कि सरकार की प्राथमिकता में इस बार के बजट में भी पूर्वोत्तर को महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। विशेष करके जो ग्रामीण अंचल जो है नॉर्थ ईस्ट के ना, वहाँ पर स्कूल का, हॉस्पिटल का, रोड का, ये 3 इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको फिर से रिविजिट करने की ज़रूरत है। उसको कैसे ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। और उसके अलावा जो सोशल स्कीम्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, कोई अगर विशेष स्कीम अगर आप नॉर्थ ईस्ट को दे सकते हैं, जो कि आप देते हैं एक डिसएडवांटेज एरिया को, अगर उसको आप कुछ दे सकें तो नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा सेवा होगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धक चीज़ होगा। पिछले वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना, ऊर्जा और अन्य सेक्टरों में उल्लेखनीय विकास देखा गया है, जिसके मूल में है यहाँ शुरू की गई परियोजनाएं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष के दौरान अनुमोदित होने वाली, आरंभ होने वाली और पूरी होने वाली कई प्रमुख परियोजनाएं हैं, जो पूर्वोत्तर की तस्वीर बदल रही है। पूर्वोत्तर की कई परियोजनाएं ऐसी भी हैं जो लंबे समय से अटकी थी। इसकी वजह से उन परियोजनाओं के बजट आवंटन में बढ़ोतरी करनी पड़ी। पूर्वोत्तर क्षेत्र को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने, बिना प्रदूषण के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर के वातावरण को इसके मौलिक रूप में संरक्षित करने में सहायक साबित होने वाली इंद्रधनुष गैस ग्रिड प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 9,265 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित इंद्रधनुष गैस ग्रिड प्रोजेक्ट सभी 8 राज्यों को कवर करती हुई 1656 किलोमीटर लंबी पूर्वोत्तर गैस पाइपलाइन होगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की कनेक्टिविटी के लिए ग्रीनफील्ड होलोंगी हवाई अड्डे का काम आरंभ हो चुका है। 955.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ इस परियोजना के दिसंबर 2022 तक पूरी हो जाने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हिमालय की तलहटी में स्थित है। वर्तमान में कोई भी एयरपोर्ट ईटानगर के आसपास के क्षेत्र में मौजूद नहीं है। वहां सबसे निकटतम एयरपोर्ट लीलाबाड़ी है, जो असम में है। ईटानगर से लीलाबाड़ी की दूरी 80 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से वहां जाने में करीब 3 घंटे लगते हैं। आपको बता दें कि आबादी के हिसाब से असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य भले ही हो, लेकिन
क्षेत्र के हिसाब से वहां का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश ही है। देखिए, पहली बार मेरे ख्याल से नागालैंड से दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट है, अभी रिसेंटली शुरू हुई है। जबकि पहले मुझे याद है जब मैं 1980 में जाया करता था दिल्ली से मणिपुर, तो एक ही फ्लाइट चलती थी जो दिल्ली, पटना, बागडोगरा, गुवाहाटी होते हुए इम्फाल लैंड करती थी, फिर सिलचर होते हुए कोलकाता जाती थी। वैसे ही कोलकाता से फ़्लाइट चलती थी जो सिलचर होते हुए, इम्फाल होते हुए, गुवाहाटी होते हुए, बागडोगरा होते हुए, पटना होते हुए दिल्ली पहुंचती थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक आदमी को दिल्ली पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता था। और क्योंकि 737 छोटा एयरक्राफ्ट होता था, सीट भी नहीं मिलती थी कई बार। तो अब आज की तारीख में आप किसी भी स्टेट कैपिटल में आप चंद घंटों में पहुंच जाते हैं। रेलवे ने दक्षिण त्रिपुरा एवं बांग्लादेश में चट्टोग्राम बंदरगाह को सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के लिए बेलोनिया सबरूम 39.12 किलोमीटर रेल लाइन का काम पूरा कर लिया है। न्यू जलपाईगुड़ी लुम्बडिंग परियोजना के हवाईपुर लुम्बडिंग 25.05 किलोमीटर लंबे खंड के दोहरीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा कुछ नए प्रमुख कार्यों को मिली मंजूरी की बात करें तो 2042.51 करोड़ रुपए की लागत से बरास्ते रंगिया 142 किलोमीटर न्यू बोनगेगांव से अघरी खंड का दोहरीकरण हो रहा है। 888 करोड़ रुपए और 3,512 करोड़ रुपए की लागत से ब्रह्मपुत्र पर क्रमशः सराय घाट और तेजपुर सिलघाट पर पुल बन रहा है। 2,293 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूर्वोत्तर के समस्त 2,352 किलोमीटर लंबे बीजी रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण के काम को मंजूरी मिली है। देखिए, वहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं उनको पर्सनल टैक्सेशन से मतलब नहीं है, टैक्स से तो एग्जम्प्टेड हैं ही वो, मगर वो और इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद करते हैं, कनेक्टिविटी ज़्यादा चाहते हैं। देखिए, रेलवे का बहुत लंबा काम चल रहा है वहाँ। अरुणाचल प्रदेश में रेलवे लाइन पहली बार पहुँची थी। पहले अभी भी दिल्ली से आप हफ्ते में 2 बार ये राजधानी एक्सप्रेस से अरुणाचल की जो पुरानी कैपिटल है नाहरलागुन, वहाँ तक जा सकते हैं। अब और भी जो स्टेट्स हैं वहाँ रेलवे लाइन का काम चल रहा है और 2022 तक मेरे ख्याल से सब नॉर्थ ईस्ट की सारी जो कैपिटल्स हैं, स्टेट कैपिटल्स, वहाँ तक रेलवे लाइन चली जाएगी। एक देखिए फिजिकल कनेक्टिविटी होती है, एक होती है पर्सनल कनेक्टिविटी, देश के साथ आपको कनेक्ट होना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पूर्वोत्तर के सड़क क्षेत्र के विकास के लिए 7,707.17 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 536 किलोमीटर की लंबाई वाली 35 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर निर्णय लिए गए हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में 66 किलोमीटर लंबी 3 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP रूट और NW2 ब्रह्मपुत्र के बरास्ते कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाहों से गुवाहाटी टर्मिनल तक बल्क कार्गो और कंटेनर की आवाजाही आरंभ हो चुकी है। इस जलमार्ग के प्रचालन से संभार तंत्र की लागत में काफी बचत होगी। 305.84 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से IBP रूट का बांग्लादेश के हिस्से में और विकास किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2020-21 में आरंभ कृषि उड़ान योजना शुरू हो चुकी है और बागडोगरा, गुवाहाटी और अगरतला हवाई अड्डों से अनानास, अदरक, कीवी, जैविक उपज जैसे कृषि उत्पादों का परिवहन आरंभ हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी पनबिजली परियोजना से संबंधित कानूनी, राजनीतिक और पर्यावरणगत सभी बाधाएं दूर हुई हैं और 2011 से रुकी हुई 2000 मेगावाट परियोजना पर कार्य आरंभ हुआ है। इसके 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। अगरतला और बांग्लादेश के अखौरा के बीच रेलवे लाइन को वर्ष 2021 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में वायु परिवहन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्तमान में इस क्षेत्र में 13 हवाई अड्डे सक्रिय हैं। सरकार द्वारा लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से इनके नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा
13वें वित्त आयोग के दौरान पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को मिलाकर करीब 90,000 करोड़ रुपए मिले। वहीं 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर के लिए आवंटन में 251% की बढ़ोतरी करते हुए 3,13,375 करोड़ रुपए आवंटित किए। पूर्वोत्तर परिषद के बजट का 21% पिछड़े इलाकों और विकास से वंचित समुदायों पर खर्च करने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर की 15,088 करोड़ रुपए की 6 रेल परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया और इसके साथ ही पूर्वोत्तर के कई राज्य रेल के मानचित्र पर स्थापित हुए। फिलहाल 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पूर्वोत्तर को पर्यटन, उद्योग और IT केंद्र बनाने के साथ ही ऑर्गेनिक खेती का हब बनाने के लिए इस बार भी बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 107.42 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया, जिनमें से 20.35 करोड़ रुपए का अनुदान पूर्वोत्तर के राज्यों की 48.87 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 परियोजनाओं के लिए है। हाल ही में मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई, जिसका मकसद ग्रेटर इम्फाल योजना क्षेत्र में शेष घरों में पाइप के जरिए स्वच्छ जल आपूर्ति कराना और मणिपुर के सभी 16 जिलों में 2,80,756 घरों के साथ 1731 ग्रामीण बस्तियों में जलापूर्ति कराना है। विकास की इस कड़ी में गुवाहाटी में 860 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला भी रखी गई। एयरपोर्ट बन गए, ब्रिजेस बन गए, रेलवे कनेक्टिविटी आ गई। अब उनको जो बाहर के लोग हैं, ट्रेडर्स जो इन्वेस्ट करें नॉर्थ ईस्ट में, उनको इनकरेज करने के लिए और इंसेंटिव देने चाहिए। अभी तो इंसेंटिव है, करीब 5 साल तक का आपको टैक्स बेनिफिट्स वगैरह हैं, मगर वो काफ़ी नहीं हैं। मेरे ख्याल से इनको और भी इंसेंटिव देने चाहिए ताकि वहाँ पे खुशहाली बढ़े, लोगों कोई भी काम शुरू होए वहाँ तो लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है उससे। तो इस तरह के इंसेंटिव सरकार को देने चाहिए। भारत के विकास की वृद्धि का इंजन बनने की क्षमता पूर्वोत्तर में है। कभी अशांति के खौफ में जीवन यापन कर रहे पूर्वोत्तर वासी अब पूरे क्षेत्र में स्थापित शांति का अनुभव करते दिख रहे हैं। अब नाकेबंदी मणिपुर में इतिहास की बात हो गई है। एक जमाने में यहाँ के सारे राज्यों में अलगाववादी अपना एजेंडा चलाते थे। युवाओं के हाथों में कभी बंदूक हुआ करती थी। आज वो सभी संगठन मुख्य प्रवाह में शामिल हो गए हैं और आज के युवा अपने नए स्टार्टअप के साथ विश्व भर के युवा के साथ स्पर्धा करने अपने अष्टलक्ष्मी को भारत की अष्टलक्ष्मी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब असम में दशकों की हिंसा का युग समाप्त हुआ है और त्रिपुरा और मिजोरम में भी युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और ब्रूरियांग शरणार्थी अब बेहतर जीवन की राह पर बढ़ रहे हैं। लिहाजा इस बार के बजट से भी यहाँ के रहने वाले लोगों को खासी उम्मीद है। पूर्वोत्तर वासी चाहते हैं कि हर बार की तरह केंद्र सरकार और वित्त मंत्री अपनी प्राथमिकताओं में पूर्वोत्तर क्षेत्र को रखे और यहाँ के विकास को नई रफ्तार मिल सके। पूर्वोत्तर भारत प्राकृतिक संसाधनों के मामले में देश के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन इस क्षेत्र के सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। लिहाजा पूर्वोत्तर वासियों की बजट से उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को और बढ़ाया जाए, यहाँ के विकास को रफ्तार दी जाए और पूर्वोत्तर की खूबसूरती को निहारने के लिए पर्यटकों की आवाजाही को बल दिया जाए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।